सो एज ऑफ नाउ ये बात आपको ऑलरेडी पता चल गई होगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडी जियो फाइनेंशियल सर्विस का डीमर्जर पूरा हो चुका है और इनकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है 261.85 रुपीज पर शेयर, जो कि काफी ज्यादा है उस एस्टिमेटेड वैल्यू से जो कि मार्केट ने प्रेडिक्ट की थी, जो कि थी अराउंड 160 से लेके 190 रुपीज पर शेयर। नाउ वी ऑल नो दैट रिलायंस हैज बीन द डिसरप्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज, और पास में उन्होंने जितनी भी इंडस्ट्रीज में कदम रखा है उस पूरी इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट किया है, चाहे आप टेलीकॉम का एग्जाम्पल ले लो या रिटेल का ही एग्जाम्पल ले लो। अब ऐसे में लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि क्योंकि रिलायंस के पास काफी डीप पॉकेट है, क्या वो इस इंडस्ट्री में भी शुरुआत में एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए थोड़े बहुत लॉसेस बियर करके बाकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको लॉसेस देके उनके मार्केट शेयर को एक्वायर कर पाएंगे या नहीं। सो इस वीडियो को हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे दैट हाउ बिग दिस कंपनी एक्चुअली इज एंड व्हाई दे नीड दिस डीमर्जर इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे क्या ये कंपनी केपेबल है ऑफ टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंपनीज, और इफ यस तो थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी कंपनीज होगी जिनका मार्केट शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्वायर कर सकती है। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट पार्ट, करंट में जियो फाइनेंशियल का जो मेन बिजनेस है वो एनबीएफसी का ही है, और करंट में टोटल वैल्यूएशन अगर आप कंपनी की देखोगे तो उसकी टोटल नेटवर्थ अराउंड 28,000 करोड़ की। इसके अलावा अगर आप कंपनी की टोटल नेट इन्वेस्टमेंट्स को देखोगे तो वो है 17,600 करोड़ की, एंड कंपनी के पास टोटल 9,100 करोड़ के एसेट है यानी लोन बुक है। और इतना ही नहीं, जियो फाइनेंशियल ऑलरेडी इंडिया की 5th लार्जेस्ट एनबीएफसी है, जो कि ये दिखाता है कि ये कंपनी कभी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये पिछले कई टाइम से इंडियन मार्केट में वर्क कर रही है। बट अगर आप इसके रिलायंस इंडस्ट्रीज के लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देखोगे तो उसमें आपको ये बात दिखेगी कि जियो फाइनेंशियल का वो जो रेवेन्यू है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल रेवेन्यू के 1% भी नहीं है। अब ऐसे में एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि जब कंपनी ऑलरेडी इतनी छोटी है तो इस डीमर्जर की जरूरत ही क्यों है। सो इस पूरे डीमर्जर के पीछे के 2 बड़े रीजन है। पहला, जब भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही केस देख लो तो वो किसी ना किसी इंडेक्स का पार्ट होती है, जो कि इस केस में रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी 50 का पार्ट है। ऐसे में जो भी बड़े बड़े एफआईआईज या म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके पास एक मैक्सिमम एलोकेशन की लिमिट होती है कि वो कितना एलोकेशन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में कर सकते हैं, एंड ये लिमिटेशन रखी जाती है सो दैट रिस्क को मैनेज किया जा सके। अब ऐसे में एक सेट लिमिट हो गई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को कितना एफआईआईज या म्यूचुअल फंड का पैसा आएगा, बट अगर उसी कंपनी को डिमर्ज कर दिया जाए, जो कि इस केस में करा जा रहा है, तो एक सेपरेट और फ्रेश होल्डिंग आएगी एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स की। और सबसे इंपॉर्टेंटली, जब ये कंपनी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हो जाएगी तो मार्केट में जो पब्लिक है यानी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी इसमें सेपरेटली इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पर रिलायंस को जो उनकी ब्रांड वैल्यू है इसका फर्क मिलेगा। जैसे कि हमने रिसेंटली भी देखा कि जो कि पहले एस्टिमेटेड था कि रिलायंस के पर शेयर की वैल्यूएशन निकल के आएगी 160 से लेकर 190 रुपीज, बट इनकी ब्रांड वैल्यू के चलते रिटेल इन्वेस्टर्स अब इसी शेयर को 261 रुपीज से भी ज्यादा महंगा खरीदेंगे। सो इसी वैल्यूएशन के बेनिफिट के चलते और एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के चलते कंपनी को मार्केट में सेपरेटली लिस्ट किया जा रहा है। नाउ इस डीमर्जर के पीछे का सेकंड रीजन ये है दैट वी ऑल नो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास एनबीएफसी का लाइसेंस है, जो कि हमें आरबीआई देती है, और ऐसा ही कुछ लाइसेंस बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज के पास है। अब जियो फाइनेंशियल का एक प्लान है कि आने वाले 12 से 18 महीनों में इन्हें अदर चीजें लाइक इंश्योरेंस और जो डिजिटल ब्रोकिंग है, एसेट मैनेजमेंट है, और इसके साथ साथ जो इनकी डिजिटल पेमेंट्स है इनका भी लाइसेंस चाहिए फ्रॉम आरबीआई। तो ऐसे में इन्हें डर है कि कहीं आरबीआई कोई ऐसे रेगुलेशन ना निकाल दे दैट बिकॉज इनके इतने सारे बिजनेसेस भी हैं तो वो इनमें से कोई सारा जो लाइसेंस है वो इनको ना दे। एंड इन फ्यूचर ऐसा ही मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है कि मान के चलिए इन फ्यूचर आरबीआई कोई ऐसा रूल बनाता है जहां पर वो बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस दे दे, तो ऐसे में इन्हें उस बैंकिंग लाइसेंस मिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्होंने इस पूरी एंटिटी को सेपरेट कर दिया, जो कि अभी से एक अच्छा मूव है। बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इसको ऐसा किया जाता तो हो सकता था वैल्यूएशन वाइज इस पूरी कंपनी को काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता। नाउ हम आते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे और ये समझते हैं क्या जियो फाइनेंशियल आने वाले टाइम में अदर एनबीएफसीज लाइक बजाज फाइनेंस और पेटीएम इनका मार्केट शेयर एक्वायर कर सकती है। तो उसके लिए आपको एनबीएफसी इंडस्ट्री और इनका जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है उसको समझना पड़ेगा। तो राइट नाउ अगर आप इंडिया की पर कैपिटा इनकम देखो नॉमिनल तो वो है अराउंड $2,300, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे अदर कंट्री से तो यूएस के केस में तो हम काफी ज्यादा पीछे हैं, पर फिर भी यूएस क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन है और पॉपुलेशन वाइज हमसे काफी कम है तो हम इसका कंपैरिजन यूएस से ना करके चाइना से करते हैं, जो कि पॉपुलेशन वाइज हमसे सबसे ज्यादा नजदीक है। तो ऐसे में चाइना की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे नॉमिनल तो वो है अराउंड $11,800, जो कि अराउंड 5 टाइम ज्यादा है हमसे करंट में, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी में जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो भी काफी ज्यादा है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि एनबीएफसी का बिजनेस उस पॉपुलेशन से नहीं आता जिनकी ईयरली इनकम $2,300 के अराउंड है, बिकॉज ये जो पॉपुलेशन है इनका मैक्सिमम जो पैसा है वो इनकी बेसिक नीड और सर्वाइवल में ही खर्च हो जाता है, और एस्पिरेशंस यानी जिन चीजों में इनको लोन वगैरह की जरूरत पड़ती है उसी तक ये लोग आ ही नहीं पाते हैं। तो एनबीएफसी का मेन टारगेट वही लोग हैं जिनकी जो ईयरली इनकम है एटलीस्ट $2,500 से लेके $3,000 के अराउंड हो। और लकीली इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो राइट नाउ इंडिया वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, और हमारी पॉपुलेशन की बेस्ट बात यही है कि हमारी 60% पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 28 है, यानी हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वही है जो कि एनबीएफसी की मैक्सिमम बिजनेस लेके आती है। बात करें थोड़े नंबर्स की तो राइट नाउ इंडिया का जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है 48 to 49% है, यानी इतने ही परसेंट हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्रेडिट यूज हो रहा है। अब अगर आप बात करोगे एस्टिमेट की तो ऐसा एस्टिमेटेड है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया का यही रेशियो आने बढ़ के 100% हो जाएगा, और इसमें भी जो मैक्सिमम रोल होगा वो यंग पॉपुलेशन का ही होगा।
अब बात आती है कि ये इतना तेजी से बढ़ेगा कैसे। तो उसका सबसे मेजर जो रोल होगा वो होगा इंडिया के सर्विस सेक्टर का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया का आईटी सेक्टर। और इसकी बेस्ट बात ये है कि आईटी सेक्टर जो उनको पहले से ही सैलरी देता है, वो इनिशियल सैलरी में ही वो 2500 और 3000 का जो ब्रैकेट है उससे ऊपर निकल जाते हैं। यानी उनकी अर्निंग के शुरुआती फेज से ही वो इस एनबीएफसी के लिए परफेक्ट कस्टमर बन जाते हैं। अब ये तो हो गया इस इंडस्ट्री का ग्रोथ प्रोजेक्शन। अब हम देखते हैं कि एनबीएफसी सेक्टर में जो कंपनीज है ये वर्क किस तरह करती हैं और ये कमाती कैसे हैं। तो जैसा अगर हम बजाज फाइनेंस का ही एग्जांपल लेके चलें, तो बजाज फाइनेंस मेजरली जो थिंग्स लाइक नो कॉस्ट ईएमआई देती है ऑन थिंग्स लाइक अप्लायंसेज और मोबाइल फोन्स वगैरह। ऐसे में मान के चलिए कोई एक मोबाइल कंपनी है, तो जो वो पैसा खर्च करते हैं अपनी मार्केटिंग वगैरह में, या जो ऑन सेल जो डिस्काउंट देते हैं 5 से 10% का, वो ये ना देके वो इन कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस को वो सारा मार्जिन है वो ट्रांसफर कर देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि वो उनके कस्टमर को सर्विस लाइक नो कॉस्ट ईएमआई दे। तो बजाज फाइनेंस वही एडवांटेज उनसे लेके कस्टमर को नो कॉस्ट ईएमआई जैसे ऑप्शन देता है। और इस पूरी स्ट्रेटेजी से इनकी जो एक्चुअल ग्राउंड सेल होती है इन कंपनीज की वो बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू कि वो मार्केटिंग में पैसा खर्च करें या उनको ऑन सेल डिस्काउंट दें। अब इनके ऐसे बिजनेस के लिए एक जो सर्विस सेक्टर में वर्क करने वाला यूथ है वो एक परफेक्ट कस्टमर है। क्यों? इस पर्सन को पता है कि हर मंथ इसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी इसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, इसीलिए वो अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए थिंग्स लाइक नो कॉस्ट ईएमआई ले लेता है। बिकॉज उसको पता है कि आने वाले कुछ टाइम में वो इजीली अपनी मंथली इनकम से थोड़ा थोड़ा करके इस ईएमआई को पे कर देगा और ऐसे में उसके पास कोई स्ट्रेस भी नहीं है। और इसी केस में जो एनबीएफसीज है उनके लिए यही टाइप के कस्टमर्स परफेक्ट कस्टमर्स होते हैं। बट यहाँ पर अगर आप बजाज फाइनेंस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। जैसा कि आप पता है कि इंडिया की जो नॉर्मल जीडीपी है वो 7% की रेट से ग्रो होती है। बट अगर आप बजाज फाइनेंस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो 2015 में बजाज फाइनेंस का जो टोटल रेवेन्यू था वो था 5392 करोड़ का। बट अगले 8 सालों में यानी लेटेस्ट में जो मार्च 2023 में इनकी रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग इनका टोटल रेवेन्यू है 41,398 करोड़ का, जो कि साफ ये दिखाता है कि पिछले 8 सालों में बजाज फाइनेंस का जो रेवेन्यू है वो 8 टाइम से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है। अब ये बताइए कि पिछले 8 सालों में जब इनके रेवेन्यू 8 टाइम से ग्रो हुए हैं तो क्या इंडिया की जीडीपी भी 8 टाइम से ग्रो हुए? नहीं, क्योंकि ये दिखाता है कि ये एनबीएफसी जो कंपनीज हैं वो किसी भी कंट्रीज की जो जीडीपी है उसके 3 to 4 टाइम ज्यादा स्पेस से ग्रो करती हैं। अब पर्टिकुलरली अगर आप बजाज फाइनेंस के केस में देखोगे तो इंडिया का जो पूरा रिटेल सेगमेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, इसमें जो लोन्स ईएमआईज वगैरह का सेगमेंट है इसमें बजाज फाइनेंस का 50 to लेकर 60% का मार्केट शेयर है। तो अगर आप आसान भाषा में जानना चाहते हो क्या बजाज फाइनेंस के बिजनेस को कोई खासा इंपैक्ट पड़ेगा जियो के आ जाने से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जियो के लिए अपने आप में काफी बड़ा अनटैप्ड मार्केट बाकी है जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इस पूरे स्पेस में बजाज फाइनेंस इंक्लूडिंग अदर कंपनी एंड जियो फाइनेंशियल्स आराम से ग्रो कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनके ग्रोथ को फर्क पड़ेगा जियो फाइनेंशियल की ग्रोथ से। पर उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरी इंडस्ट्री होती है ये आरबीआई के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हैविली रेगुलेटेड होती है। यानी कल को ऐसा नहीं होगा जैसे टेलीकॉम सेक्टर में हुआ था कि जियो आता है और इस पूरी इंडस्ट्री में ऐसे प्राइसिंग रखेगा कि बाकी सारी जो कंपेटिटर्स हैं वो इनसे कम्पीट ही ना कर पाएं। इन पूरी प्राइसिंग को लेकर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो इस सेक्टर की सारी कंपनीज को मानने पड़ते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो कि बजाज फाइनेंस के केस में चेंज होगी, वो ये है कि अभी तक के केस में बजाज फाइनेंस एक स्कैरसिटी प्रीमियम एंजॉय करता था। इट्स बिकॉज ऐसा कोई बड़ा प्लेयर नहीं था जो उनको डायरेक्ट कंपटीशन दे पाए। बट जियो फाइनेंशियल्स के आ जाने से इनको एक डायरेक्ट कंपटीटर मिल जाएगा, जिस वजह से बजाज फाइनेंस का जो अभी तक स्कैरसिटी प्रीमियम मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। और एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कस्टमर्स को, बिकॉज जब जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में भी एंट्री ली थी तो उस केस में भी जब इन्होंने एक कंपेरेटिव प्राइस दिखाया और काफ़ी अच्छे ऑफर्स निकाले तो बाकी जो कंपनीज थी वो जो ऑफर्स नहीं दे पा रही थी और जो काफ़ी लॉस वगैरह में चल रही थी वही बंद हुई। पर अगर आप देखोगे एयरटेल जैसी कंपनीज को तो वो अभी भी चल रही हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे रही हैं और इसका मेजर बेनिफिट हुआ था कस्टमर्स को, बिकॉज एयरटेल जैसी कंपनीज को भी कंपेटिटिव ऑफर्स देने पड़े अपने कस्टमर्स को टू स्टे रेलेवेंट इन द मार्केट। अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर बजाज फाइनेंस नहीं तो ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके बिजनेस पे जियो फाइनेंस के आ जाने से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में आपको ये सारी चीज़ मैं आपको टेलीकॉम के एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पता है कि जब टेलीकॉम सेक्टर में जियो आया तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव ऑफर्स दिए। अब ऐसी कई सारी कंपनीज थी जो लॉस मेकिंग थी और रेलेवेंट नहीं थी और छोटे मोटे उल्टे सीधे ऑफर्स देती रहती थी। तो ऐसी कंपनी जो जियो के ऑफर्स को मैच नहीं कर पाई वो इररिलेवेंट कंपनीज मार्केट से हट गई और नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाई और उस तरह की सर्विसेज नहीं दे पाई। पर अगर आप एयरटेल का एग्जाम्पल देखोगे तो एयरटेल आज भी मार्केट में है और एयरटेल ने जितना प्रॉफिट जियो के आने से पहले नहीं कमाया था उससे कई ज़्यादा प्रॉफिट जियो के आने के बाद बनाया। इट्स बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंपनीज मार्केट से साफ हो गई जिससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नए कस्टमर ऐड करे। तो ऐसे में भी अगर आप आज फाइनेंशियल सेक्टर को देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में मोर देन 500 कंपनीज लिस्ट हैं। इनमें से कई सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो कि या तो प्रॉफिटेबल नहीं है या तो ग्राउंड पे इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है। तो ये सारी कंपनी का मार्केट शेयर जियो और बजाज फाइनेंस दोनों ही एक्वायर कर लेंगी। तो ऐसी ही कंपनीज होंगी जो कि आपको मार्केट में कम रिटर्न्स देंगी। तो इसमें सबसे नाम आता है पेटीएम का, जिसको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होगा जियो फाइनेंस के आ जाने से। अब इतना ही नहीं, अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए वीडियो को क्लिक कर सकते हो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।